चैप्टर नंबर 7, ये साइंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, गति एवं दूरियों का मापन। तो आइए स्टार्ट करें। इसमें जो है पहेली और बूझों के बारे में है कि इन्होंने जो है पढ़ा हुआ है, कक्षा के सभी बच्चों के विषय के बीच ग्रीष्मकाल में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। तो उसी तरह से बच्चों के बीच में जो है चर्चा होती है सामानों के लेकर के कि यातायात की क्या कहानियां रही हैं, प्राचीन काल में लोग कहाँ से जाते थे, कैसे जाते थे, प्रयोगों में गिल्ली डंडा का कैसे यूज किया जाता था, यही सब चीजें हैं। तो ये हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। मतलब किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन। इस ज्ञात निश्चित राशि को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 तक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापने के लिए चुना गया है। अब सारणी 7.1 तथा 7.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। तो ये माप दिए हुए हैं, उनका अध्ययन है। आगे हम देखते हैं मापन के मानक मात्रक। अब मापन के लिए कौन कौन से मात्रक हैं जो कि मानक हैं? प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में उपयोग किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। मतलब कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन्होंने मापन की बहुत ही अच्छी विधि इकाई यूज की होगी, क्योंकि उनके जब खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता की तो वहां पे जो आकृतियां मिली थी वो ज्यामिति वाली शेप में थी, जो कि काफी अच्छी थी, एकदम इक्वल इक्वल थी। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। मतलब ये हम कह सकते हैं कि कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई का मात्रक कहाँ यूज होता था हाथ के लिए? तो वो मिस्र में यूज होता था। आगे है, संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न होती थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठुड्डी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई को मापते थे। मतलब एक गज कपड़ा कितना होगा? अपनी ठुड्डी से लेकर के हाथ के एक छोर तक की जो लंबाई होगी उंगली तक की, उसे एक गज मानते थे। आगे है, प्राचीन भारत में छोटी इकाइयों को मापने के लिए अंगुली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहता है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता भी हो सकती है। मतलब आदमी की लंबाई अधिक है, हाथ पैर लंबे हैं, तो क्या होगा कि वो जो माप होगा एक गज का उनके हाथों के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और जो छोटे हैं तो उनका माप क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। तो 1790 में फ्रांसीसियों ने एक मानक प्रणाली बनाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीटरी पद्धति बोलते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसारों के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आज जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है।
आगे है चित्र 7.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है, जिसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाए, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये मात्रक है जिसको आपको याद कर लेना है, एग्जाम में आ सकते हैं। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जिसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो रहा है, तो लंबी दूरी को हम लोग किसमें मापते हैं? लंबी वाली मात्रक में, किलोमीटर में मापते हैं। अब हम अपने सभी मापन क्रियाओं को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई को SI मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाई मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापन युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, दर्जी मापन फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने वृक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। मतलब हर एक मापन के लिए एक ही वस्तु का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे कि लंबाई, आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं। मतलब ज्यामिति बॉक्स में जो स्केल आता है उससे हम आराम से माप सकते हैं। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। चित्र 7.7 में दिखाए गए अनुसार मैप मापने के संपर्क में इस वस्तु को अनुदिशित रखिए। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ऐसे प्रमाणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। मतलब जो टूटा हुआ है उनसे माप लेने से क्या करना है? बचना है, क्योंकि उससे जो है शुद्ध माप नहीं हो पाएगा। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं, तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यक्रम से इस पूर्णांक के पाठ्यक्रम को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 7.8 में दिया गया है। एक सिरे के पाठ्यक्रम 1.1 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे के पाठ्यक्रम 14.3 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई 14.3 सेंटीमीटर से लेकर के 1.0 सेंटीमीटर मतलब -1.0 सेंटीमीटर यानी कि 13.3 सेंटीमीटर है। हम लोग देख लेते हैं चित्र 7.8 में। तो ये देखिए, ये 7.8 हो गया। तो यहाँ 1 से लेकर के यहाँ पे है 14.3 तक, यहाँ पे इस तरह से मात्रक दिया हुआ है। आगे देखते हैं, मापन लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण है। 7.9 में दर्शाए अनुसार अपनी आंख जिस बिंदु की माप ली जाती है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आंख की सही स्थिति है। ध्यान रखिए, बी से देखने पर पाठ्यक्रम 7.5 सेंटीमीटर है। स्थिति ए तथा सी से पाठ्यक्रम भिन्न हो सकते हैं। मतलब कि पाठ्यक्रम एकदम एग्जैक्ट यहाँ बीच में देखना है, लेकिन अगर आप साइड से देखते हैं तो यहाँ पहुंच जाएंगे और इस साइड से देखते हैं तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है मान सही नहीं आएगा। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिश्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। ये तो क्रियाकलाप हो गया कि बच्चे को कैसे नापना है। अब देख लेते हैं किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापना। कोई एक वक्र रेखा है, उसकी लंबाई को हम लोग कैसे मापेंगे? उसके लिए देखिए, हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे वक्र रेखा यानी जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है वक्र के समान, तो इसको हम कैसे मापेंगे? इसको एक सीधी स्केल से तो माप नहीं सकते हैं इस तरह से। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? वक्र पैमाने का यूज करते हैं। आइए देखते हैं, वक्र रेखा ए बी 7.2 की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए तथा गांठ
को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इन बिंदु पर अपने हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचिए। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन्हांकित कीजिए। इस धागे को मीटरी पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बदी गांठ इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई यह माप वक्र रेखा की लंबाई होगी। मतलब कि आपके पास इसको नापना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से जैसे बिंदु ए पे लेंगे किसी मीटर की फीते को और इस तरह से जैसे जैसे रेखा गई है वहां तक जाएंगे बी तक और फिर उस अपने स्केल में ऐसे टिक करके फिर उसको ऐसे सीधी लाइन में खींच देंगे जिससे पता चल जाएगा उसकी वास्तविक लंबाई। हम देखते हैं कि सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले सकते हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन करने के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तु, उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी है। इसकी सूची 7.4 में बनाइए। मतलब यहाँ पे वस्तुओं को आपने देखा है उनकी सूची बनानी है, ये एक क्रियाकलाप है। तो आगे बढ़ जाते हैं क्रियाकलाप से। अब यहाँ से शुरू करते हैं गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है? आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते हुए पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक सोच सकते हैं? इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। इस प्रकार की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। सरल रेखी गति क्या होती है? सरल रेखी गति यानी कि वो गति जो एक सीधी लाइन में होती है, इस तरह की गति को हम लोग सरल रेखी गति कहते हैं। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। एक मिनट, किस प्रकार की गति को हम लोग वर्तुल गति कहते हैं? यहाँ पे हमने क्रियाकलाप छोड़ दिया है, फिर से पढ़ते हैं। एक पत्थर लीजिए, इसके एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। मतलब वृत्तीय पथ यानी कि ऐसे गोल गोल अनुदिश क्या कर रहा है। यहाँ से हमने सेंटर से पकड़ा और यहाँ पे एक पत्थर बांध दिया, अब इसको गोल 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 ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये गति करता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति के वर्तुल गति के उदाहरण है। जैसे बिजली का पंखा है तो ये पंखा घूम रहा है तो कैसी गति कर रहा है? वर्तुल्य गति। घड़ी चल रही है, कैसी गति कर रही है? वर्तुल्य गति कर रही है। बिजली का पंखा, घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं गति नहीं कर सकती है, परंतु पंखे की पंखुड़ियां ध्रुवण करती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं, ध्रुवण करती हैं। चल एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो नहीं जाती हैं, लेकिन ध्रुवण के माध्यम से गति करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो ध्रुवण करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति यानी किसी वस्तु ने एक काम जो किया वो काम थोड़ी देर बाद फिर करता है। जैसे कि आवर्त गति क्या हो जाएगी? पेंडुलम हो गया, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो कौन सी गति करता है? आवर्त गति करता है। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए, इसे अपने क्रियाकलाप में उपयोग कीजिए। अब डोरी को एक हाथ में थामिए तथा डोरी को नीचे लटकने दीजिए। यह एक लोलक हो गया। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की गति आवर्त गति का एक सटीक उदाहरण है।
इसी तरह और भी गति के उदाहरण दिए हैं, जैसे वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर हल हलराना, झूलना, झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरी की गति, गति बजते समय ढोलों अथवा तलों की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्त गति के अंतर के उदाहरण है, जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहरी नहीं कर अपनी गति को दोहराती है। ठीक है, आगे है, क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई मशीन का परीक्षण किया? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इस अवस्थी पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल्य गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो अब तक ध्रुवण गति करता है तब तक निरंतर ऊपर गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ सुई आवर्त गति कर रही है? क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती है और ध्रुवण करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ ध्रुवण गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिसमें वस्तु की गति भिन्न प्रकार की गतियों में मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा किया कि हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में इस परिवर्तन को हम दूरी मापन अथवा ज्ञान कर सकते हैं। आगे है, हम इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी भी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाई पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हैं। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार होने वाली सभी गतियों को दर्शाते हैं। चैप्टर भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया। तो आइए देख लेते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो हमने इसमें पढ़ा कि गति क्या होती है। गति के फिर प्रकार पढ़े और प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद मात्रक के बारे में पढ़ा कि जो है फ्रांसीसी ने कौन सा मात्रक दिया था, और उसके बाद जो है सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके मानक मात्रक पद्धति किसको बनाए। तो ये कैसी गति होती है, ध्रुवण गति होती है, आवर्ती गति होती है, सरल रेखीय गति होती है, इन सभी गतियों के बारे में पढ़ लिया। तो मेन इस चैप्टर में यही टॉपिक थे। ये टॉपिक भी क्लियर हो गए हमारे। आई होप कि आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अगला चैप्टर है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हमें अनेक वस्तुएं जैसे कार, बसें, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प भी दिखते हैं। आपके विचार से इन वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं? तो इसमें बताया गया है कि रास्ते में हमें इतनी सारी स्कूल जाते समय वस्तुएं दिखती हैं। रात्रि में क्या होता है, इन्हीं जगहों पे आने के बाद हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब टॉर्च या मोमबत्ती को जलाते हैं तो हमें क्या होता है कि वस्तुएं जो है दिखाई देने लगती हैं। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। टार्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है।
सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु यानी जिनमें स्वयं का अपना प्रकाश होता है उन्हें हम दीप्त वस्तु या दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। मतलब हम किसी वस्तु को कब देखते हैं? जब किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश इन वस्तुओं के ऊपर पड़ता है, फिर वही प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। आगे है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। तो याद कीजिए हमने अध्याय 2 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में के समूहों में बांटा था। मतलब अध्याय चैप्टर 2 में हमने जो है इसको बांटा था किसमें पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी है। मतलब वस्तु के आर पार इस तरफ और उस तरफ अगर हम नहीं देख पाते हैं, आर पार नहीं देख पाते हैं, तो वस्तु क्या हो गई? अपारदर्शी। लेकिन अगर उन्हीं वस्तुओं में हम देख लेते हैं तो हम उसे पारदर्शी कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी यानी एक ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार देख सकें, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। जैसे कि एक पेज है, पेज के आर पार हम नहीं देख सकते लेकिन उसी पेज में क्रीम या तेल लगा देने के हम उसको धुंधला सा देख सकते हैं। साफ साफ नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा धुंधला दिखेगा। तो वही इसमें बताया है पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी अथवा पारभासी दोनों इस पर निर्भर करता है कि वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती। मतलब कि अगर वस्तु पारदर्शी है तो वस्तु के आर पार प्रकाश चला जाता है, इसलिए हम देख रहे हैं। वस्तु अपारदर्शी है तो वस्तु के अंदर से प्रकाश जो है नहीं गुजर पाता है। और वस्तु वही जो है पारभासी है तो उसमें क्या होता है कि कुछ मात्रा में प्रकाश जाता है जिससे हमें धुंधला सा दिखाई देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे छाया। छाया वास्तव में क्या होती है? मतलब कि छाया किसे कहते हैं? तो इसके लिए क्रियाकलाप है कि पहले क्या है, एक ऊंचे स्थान से हमने कोई कागज की एक शीट ले ली है, उसको रखते हैं। सूर्य का जब उस पर प्रकाश पड़ता है शीट पे तो उसकी छाया यहाँ नीचे जमीन पे बनती जाती है। फिर इसी तरह एक के बाद एक के बाद एक के ऊपर रखते हम चले जाते हैं सीट को और छाया जो है उसी तरह बनी रहती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है तो देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? तो इसमें बताया गया है कि अंधेरे कमरे में हमारा प्रतिबिंब हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंधेरा कमरा है उसमें उजाला है तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, बशर्ते पीछे से उसका प्रतिबिंब बनने के लिए एक बेस होना चाहिए। अब यहाँ एक क्रियाकलाप है कि एक ऐसा क्रियाकलाप है जिससे आपको अंधेरे कमरे में करना होगा। शाम होते ही अपनी मृत्यु के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाइए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पे पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत है तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपके मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ है नहीं, कि वहां छाया नहीं है।
वास्तव में टार्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर के पार नहीं होता। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े, क्या अब छाया सीट पर बनती है? तो इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है, मतलब खुले मैदान में आप जो है उस छाया को नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है पीछे से एक गत्ता पकड़ना होगा जिसपे प्रतिबिंब दिखाई दे। तो फिर जैसे कि फिगर में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपके दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भी भ्रमित कर सकती है। चित्र 8.4 में कुछ छायाएं दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है ना ये मजेदार बात? तो जैसे देखिए यहाँ फिगर में जो है हम अपने हाथ को विभिन्न जानवरों के आकार में मोड़ते हैं, तो जिससे क्या होती है, एक भ्रम सा बनता है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने जानवर है और उसी का प्रतिबिंब जो है दिखाई दे रहा है दीवार पे या किसी वस्तु पे। आगे है, यहाँ भी जो है वही छाया के लिए बताया गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं। सूची छिद्र कैमरा। शायद आप यह सोचते होंगे कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। दो ऐसे बक्से ले लीजिए जिसमें से एक बक्सा दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बक्सों का एक एक छोटा फलक काट लीजिए। बड़ा बक्सा लेकर इसके छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। 8.5 बी में जैसा कि हुआ है। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर के छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुओं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स की सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तक खिसकाएं जब तक दूसरे छोर पर बने हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाता है? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे हैं? आश्चर्य की बात है। आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य देख सकते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे हमारी आंखों पर अत्यंत हानिकारक असर पड़ता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच वे खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं।
परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बुझो के मस्तिष्क में एक विचार है, हमने अपने सूचीच्छित कैमरे सड़क पर चलने वाले लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं? पहेली का कुछ अन्य विचार है, निश्चित ही ये सब परिणाम है जो हम देख सकते हैं, जैसे छाओं का बनना, सूचीच्छित प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। आइए पाइप का एक छोटा छेद अथवा रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ मोमबत्ती जलाकर मेज पर रख दें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर के पाइप में मोमबत्ती को देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं ओर बाईं ओर घुमाइए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई दे सकती है? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है, क्योंकि प्रकाश का मार्ग क्या होता है? सरल रेखीय गति होता है। अगला है पॉइंट, दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। हमें अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़े हो जाए। एक हाथ में टार्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टार्च के कांच को अपनी उंगली से ढक लीजिए तथा टार्च को जलाइए। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह छोड़े। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप किसी दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? अब टार्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यहाँ दर्पण किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि सरल रेखा के अनुदिश गमन होता हुआ दर्पण से परावर्तित होता है। मतलब यहाँ पे कि कोई प्रकाश है, ये हो गया हमारा दर्पण। अगर इस पे प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश एक सरल रेखा गति से आता है तो यहाँ से वापस चला जाता है। जैसे ये दर्पण हो गया, यहाँ एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति यहाँ पे टॉर्च जला रहा है। जब ये टॉर्च जलाएगा तो टॉर्च का ये जो प्रकाश है और ये शीशा है, यहाँ से जाएगा और फिर टकरा के वापस आ जाएगा। जितने कोण से ये प्रकाश डालेगा उतने ही कोण से ये क्या होगा? परिवर्तित होगा, बशर्ते माध्यम दोनों का जो है सेम हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक क्रियाकलाप है। एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे में दर्शाए हुए अनुसार एक दर्पण लगाइए। कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए तथा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश डालिए। क्या आप अवलोकन करते हैं कि क्या हुआ? में दर्शाए गए पैटर्न प्राप्त करते हैं। यह क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा किस प्रकार से दर्पण से परावर्तित होता है। तो अब ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या मेन पॉइंट पढ़ा है उसको जान लेते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ा, फिर वस्तु के बारे में पढ़ा, जैसे अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी वस्तुएं होती हैं। फिर प्रकाश की चाल कैसी होती है? सरल रेखीय गति में होती है। ठीक, प्रकाश की चाल जो है सरल रेखीय गति में होती है। और प्रकाश को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? दर्पण के माध्यम से उनके मार्ग को चेंज कर सकते हैं।
तो यही मेन टॉपिक जो था इस चैप्टर का था, जिसको हमने पढ़ लिया है। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। इसका नोट्स या ये पूरी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।